आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है कि जिन नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आपको कोई पद मिलता है, जैसे आप आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और 250 नंबर का ये पेपर रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग निबंध के पेपर को गंभीरता से लीजिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए इस पर। इसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा भी गंभीरता से इसे ले लें। क्योंकि आप सभी जानते हैं इसके लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं ना, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, एडिटोरियल संपादकीय पार्ट देखते रहते हैं, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहते हैं, डिबेट सुनते रहते हैं, यहीं से आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आपको लिखने की कला आनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप देखते हैं कि आपके सामने एक कॉपी आपको दिखाई दे रही है। ये यूपीएससी में सिलेक्टेड है अनिल कुमार वर्मा। इनकी रैंक थी 732, 2017 के सिलेक्टेड हैं, उनकी कॉपी है। और उन्होंने आप लोग किस तरह से निबंध लिखे हैं ये देखकर आप लोग एक शुरुआत कर सकते हैं। और मैं कहता हूं इनने जिस टॉपिक पर निबंध लिखे हैं ना, आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग लिखने की कोशिश करिए ना। मैं कहता हूं कि 10 बार गलत हो गया ना, 11वीं बार पक्का मान के चलिए कि आप निबंध लिखना शुरू कर देंगे। तो ये हिंदी मीडियम है इनका, तो हिंदी मीडियम आप देखेंगे। ये अनुदेश जरूर पढ़ा करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सहोत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न सहोत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। तो ये भी कर लिया करिएगा। और आप देखिए 2 निबंध लिखना होता है। सेक्शन ए में 4 टॉपिक दिए रहते हैं और सेक्शन बी में भी 4 टॉपिक दिए रहते हैं। खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है आपको। यानी कि 125 नंबर के 2 निबंध होते हैं। समझ रहे हैं? अब खंड ए है आपके पास, सेक्शन ए। इसमें पहला कह रही यदि धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका कोई मूल्य है, अगर नहीं तो यह केवल बुराइयों का ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बेहतर है। दूसरा कह रहा है दोहरा तुलन पथ संलक्षण। तीसरा कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रत्येक कदम आगे की ओर नहीं है। 4 कह रहा है प्रतीक्षा न करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। इन चारों टॉपिक को आपको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, आपको समझना है और आप लोगों को फिर टॉपिक चुनना है और उस टॉपिक को चुनना है जिस पर 1000 से 1200 शब्द अच्छे से आप लोग लिख सकें। ठीक है? निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है और निबंध लिखते समय थोड़ा गंभीरता स्थिति में रहा करिए, भावनाओं में नहीं बह जाना है। आप समझ रहे हैं? और 360 डिग्री घुमा के लिखना है, समझिए इस बात को। प्रतीक्षा ना करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। ये आप देखिए इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है। और किसी पंक्ति से आप देखिए, कोट से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं निबंध की, किसी उदाहरण से आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग तो ये भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सफलता निश्चित प्राप्त करनी है तो उसे प्रतीक्षा करने की बजाय निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। परिचय भाग में सुधार की आवश्यकता है, ये सुझाव दिया जा रहा है। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि देखिए अच्छा समय कभी नहीं आता है, जो समय है उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। अगर वो कल के इंतजार में रहेंगे तो कल कभी नहीं आता है। मानव सभ्यता के उदय से मानव निरंतर प्रयत्न करते हुए विकास की ओर अग्रसरित हुआ है। यदि मानव प्रयत्न ना करता और समुचित समय आने की प्रतीक्षा करता रहता तो संभवतः आज जिस 21वीं सदी में मानव आप देखिए जी रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे पूर्वज निरंतर प्रयत्न करते रहे और उसी का परिणाम है कि आग एवं पहिए के आविष्कार से प्रारंभ हुई प्रगति की धारा में निरंतर प्रभावित हो रही है। वस्तुतः यदि मनुष्य प्रतीक्षा करता रहे तो वह समुचित समय कभी नहीं आता जो उसे सफल होने में सहायक हो सके, क्योंकि इस समय निरंतर चलायमान होता है, वह स्थिर कभी नहीं रहता है। और जब तक आप देखिए मनुष्य अपने लिए अनुकूल स्थिति की प्रतीक्षा करे तब तक संभव है कि परिस्थितियां और भी जटिल रूप ले लें। वस्तुतः मनुष्य के संदर्भ में कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार परिचालित नहीं होता है, बल्कि वह परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। यदि विज्ञान तकनीक के क्षेत्र की काराट आप देखते हैं कि क्या करे, तो भारत में अग्रणी संस्थान इसरो ने साइकिल पर ले जाकर प्रथम रॉकेट का प्रमोशन
किया था। वर्तमान में आप देखिए वह जीएसएलवी जैसी तकनीक से भी समृद्ध है। और इसी प्रकार आप देखिए बिल गेट्स ने यदि अनुकूल समय आने की प्रतीक्षा करता रहता तो संभवतः वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कभी नहीं कर सकता। और वास्तव में आप देखिए समुचित समय कभी नहीं आता है, बल्कि मनुष्य को स्वयं ही समुचित समय का सृजन करना होता है। यदि मनुष्य समुचित समय का सृजन के लिए प्रयत्नशील ना हो तो संभावना है कि वह समुचित समय कभी भी ना आए जब वह सफलता प्राप्त कर सके। यदि हम ऐतिहासिक काल में देखें तो कौटिल्य ने नंद वंश को समाप्त करने के लिए समुचित समय की आप देखते हैं कि प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि समुचित समय का स्वयं सृजन किया। उसने इस प्रयोजन हेतु चंद्रगुप्त आप देखते हैं मौर्य जैसे युग व्यक्ति का चयन किया, तो वहीं उसने अपनी योग्यता से एक सशक्त सेना का निर्माण किया। ऐसे भी अनेक दृष्टांत हमें प्रत्येक क्षेत्र में देखने को प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, या फिर आप देखते हैं कोई भी क्षेत्र हो। और आप देखिए यदि आर्थिक प्रगति की है तो उसने इस प्रगति के लिए समय का इंतजार नहीं किया, बल्कि स्वयं ही उस परिस्थितियों का निर्माण किया। आज भारत को आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया गया है। विचारों की गहराई को अभाव की परिलक्षित होता है, गहराई का अभाव। थोड़ा और अच्छे से लिखिए। किंतु इस अवधारणा का एक दूसरा पक्ष भी है। भारतीय संस्कृति में एक उक्ति प्रचलित है, इंतजार का फल मीठा होता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को किसी भी कार्य में को शीघ्रता से करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य को बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। और आप देखते हैं कि ऐसे में व्यक्ति के समुचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और तत्पश्चात निर्णय लेना चाहिए। और इस संबंध में फ्रांस के नेपोलियन का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1879 के पश्चात फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप ऐसी स्थिति बनी गई थी कि नेपोलियन किसी भी समय सत्ता प्राप्त कर सकता था, किंतु उसने डायरेक्टरी के शासन में तभी सत्ता प्राप्त की जब फ्रांस की जनता स्वयं की ही नेपोलियन को एक शासक के रूप में आप देखिए स्वीकार करने को आतुर हो गई थी। इसका परिणाम हुआ कि उसे न केवल अधिक जन समर्थन प्राप्त हुआ, बल्कि वह अपनी नीतियों से भी अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराने में सफल रहा है। ये आप देखें, दृष्टांत संदर्भ से हटकर ना दें, ये निबंध के विषय से इर्द गिर्द ही उत्तर लिखें, ये इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। ऐसी ही स्थिति भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में देखी जाती है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के कई पश्चात 10 वर्ष तक कोई आप देखते हैं कि आंदोलन प्रारंभ नहीं किया था, और क्योंकि वह एक ऐसे समय की प्रतीक्षा करते रहे जब भारत का आम जन अधिक सक्रियता के साथ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग ले। जब उन्होंने 1930 में ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए समुचित समय प्राप्त हुआ तो उन्होंने सविनय योग्य आंदोलन प्राप्त कर लिया। ये आप देखिए भाषा में सुधार की बात की जा रही है। वस्तुतः प्रतीक्षा करने से व्यक्ति में परिपक्वता का विकास होता है, और ऐसी स्थिति में जब वह अपने किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो उसकी सफलता अधिक सुनिश्चित प्रतीत होती है। परंतु यहाँ मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति की सफलता मात्र उसके समुचित समय की प्रतीक्षा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। वास्तव में आप देखेंगे कि इसमें यदि व्यक्ति केवल समुचित समय के लिए पर्यटन करता है रहे और देश की प्राप्ति हेतु पर्यटन ना करे तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। और सत्य को यह है कि समुचित समय भी उन्हें प्रतीत व्यक्ति का आता है जो उसके लिए पर्यटन करते हैं। और इस स्थिति को आप देखते हैं कि एक उदाहरण के माध्यम से देखा जा सकता है। भारत ने ओलंपिक खेलों में 50 स्वर्ण पदक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, किंतु यदि सरकार केवल इस बात की प्रतीक्षा करती रहे कि समुचित समय आने पर स्वतः भारत 50 पदक प्राप्त कर लेगा तो संभवतः ऐसा समय कभी नहीं आएगा। किंतु यदि सरकार एवं खिलाड़ी निरंतर पर्यटन करते रहें तो संभव है कि वे आगामी ओलंपिक में ही 50 स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। दरअसल यह कहना है कि समुचित समय आने पर सफलता स्वयं प्राप्त हो जाएगी। मनुष्य को भाग्यवादी बनाना ही है। मनुष्य को बिना प्रतीक्षा किए अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्मुख होना चाहिए। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन पहले कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि अमेरिका एक दिन विश्व की महाशक्ति बनेगा, किंतु उसने समुचित समय की प्रतीक्षा ना कर कर्म को महत्ता प्रदान की, और उसी का परिणाम है कि आज अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। और भारत के संदर्भ में भी ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां व्यक्तियों
व्यक्तियों ने समुचित समय हेतु प्रतीक्षा नहीं की और बल्कि निरंतर पर्यटन करते हुए सफल हुए। धीरूभाई अंबानी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। डॉक्टर कलाम जब एनडीए की परीक्षा में असफल हुए तो उन्होंने ऐसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और निरंतर प्रयत्न करते हुए डीआरडीओ जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के में विज्ञानी के रूप में भी नियुक्त किए गए। इसके पश्चात वह निरंतर सफलता प्राप्त करते हुए भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। और उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात कहा जा सकता है कि व्यक्ति केवल प्रतीक्षा करता रहे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पर्यटन ना करे तो वह समुचित समय कभी नहीं आएगा। और जब वह सफलता प्राप्त कर सके, वास्तव में समुचित समय भी तभी आता है जब व्यक्ति अपनी सफलता हेतु पर्यटन करता है। अतः मानव सभ्यता की प्रगति हेतु आवश्यक है कि मानव समुचित समय की प्रतीक्षा न करे, बल्कि समुचित समय के निर्माण का पर्यटन करे जिसमें आप देखिए उसकी सफलता प्राप्त हो सके। यदि मानव निरंतर परिस्थिति एवं समय को अपने अनुकूल बनाने का पर्यटन करता है तो मानव सभ्यता निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर बनी रहेगी। 35 नंबर दिए गए 125 नंबर से विषय वस्तु का मर्म अच्छे से आप देखिए समझें तथा अधिक से अधिक आयामों को उत्तर में शामिल करने की प्रयास करें, इस सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। अब ये आप देखिए सेक्शन बी है, खंड बी की बात हो रही है। इसमें भी आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए। पहला कह रहा है सार्वलौकिक आधार की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन के अर्जन के विचार का विरोधाभास है। दूसरा कह रहा है युद्ध से बचने के लिए क्या बेहतर है, आक्रामकता या शांति। तीसरा कह रहा है ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ स्रोत में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। 4 कह रहा है बुजुर्गों का हाथ थामना अभी या कभी नहीं। देख रहे हैं, अब इसमें आप देखिए सार्वभौमिक, इन्होंने कौन सा चुना है, ये पहला ही चुना है टॉपिक। सार्वलौकिक आधार आय की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन अर्जन के विचार का विरोधाभास है। महात्मा गांधी ने मानव कल्याण सुनिश्चित करने हेतु 7 पाप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन 7 पापों में से एक बिना कार्य के धन अर्जन भी था। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने को धन उसी स्थिति में प्राप्त होना चाहिए जब वह किसी उत्पादक कार्य में संलग्न हो। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कार्य के को किए धन प्राप्त कर रहा है तो यह पाप के समान है। किंतु अभी हाल ही में आप देखिए भारत में सार्वलौकिक आधार आय प्रदान करने को लेकर विद्वानों में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वलौकिक आधार आय प्रदान की जानी चाहिए, तो वहीं विद्वानों के दूसरे वर्ग का मानना है कि यह गांधी जी के सिद्धांत के विरुद्ध है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सार्वभौमिक आधार आय की परिकल्पना को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व यह आवश्यक है कि कुछ प्रश्नों जैसे सार्वभौमिक आधार आय क्या है और इससे क्या लाभ है और इससे क्या हानि होगी प्रत्येक इत्यादि पर विचार किया जाए। और सार्वभौमिक आधार आय से तात्पर्य होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित मासिक आय सरकार द्वारा प्रदत्त की जाए, भले ही वह किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो या ना हो। वस्तुतः सार्वभौमिक आधार आय को लेकर विद्वानों का मानना है कि इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानव सभ्यता के उदय से ही मानव को कभी भी बिना कर्म के किसी फल की प्राप्ति नहीं हुई है। प्राचीन काल में आप देखिए जब आर्वेटक समाज विद्यमान था तब आखेटक समाज, तब भी मानव जब पशुओं के आखेट का श्रम करता था तभी उसे भोजन की प्राप्ति होती थी। ऐसा ही क्रमिक रूप से पशुपालन और कृषक अर्थव्यवस्था में देखा गया है। वर्तमान के औद्योगिक युग में तो यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण है। यदि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक न्यूनतम आय प्रदान की गई तो ऐसे में संभावना है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई करने की चेष्टा ही ना करे, क्योंकि उसे कोई काम करने की एक तरह से उसे इस बात का बोध हो गया कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, जिसका परिणाम होता है कि मानव सभ्यता का विकास अवरुद्ध हो, संभावना बनी रहेगी अवरुद्ध की। और मानव जो निरंतर आर्थिक वैज्ञानिक और जो वैज्ञानिक तकनीक इत्यादि क्षेत्रों में विकास कर रहा है वह अवरुद्ध होगा। इसी प्रकार यदि बिना उत्पादन किए व्यक्ति को धन दिया जाए तो उससे संभावना रहेगी कि देश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आलसी भी हो जाएगा। इसीलिए तो फ्री की रेवड़ी देने की जो बातें होती है उसका विरोध होता है। ऐसी स्थिति में न केवल उत्पादन में गिरावट दर्ज की जाएगी और बल्कि वस्तुओं की कमी एवं प्रत्येक व्यक्ति के पास धन होने से मुद्रास्फीति की भी समस्या उत्पन्न होगी, जिसका परिणाम होगा कि सार्वभौमिक आधार की परिकल्पना ध्वस्त हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूबीआई से या आप देखिए परीक्षणों की चर्चा करें। और इतना ही नहीं, सार्वभौमिक आधार आय का निर्धारण करना कठिन है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संपूर्ण भारत के लिए एक समान आधार आय निश्चित नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए भारत के किसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो न्यूनतम आय होगी, क्या वही न्यूनतम आय मुंबई में निवास करने वाले
करने वाले नागरिक को भी प्रदान की जाएगी। ऐसे में स्थिति में दोनों स्थान पर यदि समान आय प्रदान की जा गई तो सार्वभौमिक आय से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्थानों पर निवास करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताएं भिन्न होगी और वस्तुओं की कीमतों में भिन्नता होगी इत्यादि। इसके अतिरिक्त आप देखिए, भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम आय प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। भारत में लगभग 23%, गलत आंकड़े मत लिखा करिए, 23% जनसंख्या गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और जिस समय आप लोग लिख रहे हैं उस समय रिपोर्ट क्या कहती है उनका उल्लेख करना है आपको। ऐसे में यदि भारत के लिए तो चुनौती यह है कि सार्वभौमिक न्यूनतम लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, आप देखते हैं कि क्या करने वाले लोगों को प्रदान की जाएगी या फिर भारत प्रदान की जाएगी। इसमें आप देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक इतनी बड़ी जनसंख्या को सार्वभौमिक न्यूनतम आय प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का व्यय करना होगा। और इस स्थिति में संभावना क्या है? संभावना में है कि सरकार अन्य गतिविधियों जैसे सुरक्षा पर खर्च, विदेशी राष्ट्रों को अनुदान इत्यादि में कटौती करेगा, और जिससे भारत में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार न्यूनतम आय प्रदान करने के लिए यदि नागरिकों के ऊपर कर बोझ बढ़ाती है तो यह भी है किसी लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं माना जा सकता है। तो साथ ही आप देखिए, यदि न्यूनतम आय प्रदान कर भी दी गई तो इसका क्या संभावना है कि परिवार उस आय का व्यय अपने मूलभूत आवश्यकता मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य इत्यादि पर करे। यह भी आप देखिए संभावना हो सकती है कि परिवार का मुखिया उस राशि का व्यय मद्यपान, जुआ, सट्टेबाजी जैसे कितनों में करें। ऐसी स्थिति में इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव बच्चों एवं महिलाओं पर पड़ेगा। न्यूनतम आय अपने वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल होगा। उपयोग विवेचन करने से पश्चात एक बारगी यह प्रतीत हो सकता है कि सार्वभौमिक न्यूनतम आय वास्तव में जन कल्याण नहीं बल्कि जनहानि का एक साधन है, और यह गांधी जी के सिद्धांत के विरोध है। और किंतु यह निष्कर्ष निकालना किसी विषय के दूसरे पक्ष को नजरअंदाज करने के समान है। दूसरे पक्षों का मानना है कि न्यूनतम आय वास्तव में गांधी जी के सिद्धांत के अनुकूल है और इसके माध्यम से ही देश का विकास संभव है। विचारों को अत्यधिक विस्तार देने से बचें, ये सुझाव दिया जा रहा है। गांधी जी का मानना था कि संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। वस्तुतः यदि हमें भारत से गरीबी समाप्त करनी है तो न्यूनतम आय प्रदान करना उसमें महती भूमिका अदा कर सकता है। वर्तमान में जब अनेक कल्याणकारी योजनाओं के पश्चात भी गरीबी समाप्त नहीं हो सकी तो ऐसे में न्यूनतम आय के माध्यम से सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय प्रदान करे और जिससे वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। सार्वभौमिक आय अपनाने से गरीबी निर्धारण की समस्या भी समाप्त होगी और पात्रों तक आप देखिए राशि पहुंचाने की समस्या समाप्त हो जाएगी। ये न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के अन्य तरीकों पर भी चर्चा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में चल रही अनेक योजनाएं जैसे मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि समाप्त हो जाएगी और जिससे इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, लीकेज की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर दबाव भी कम होगा और वह कल्याणकारी कार्यों में बेहतर निष्पादन करने में सक्षम होगा। प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने से वह अन्य रचनात्मक कार्यों में अधिक योगदान दे सकेगा जिससे देश के आर्थिक विकास में सहायता प्राप्त होगी। बच्चों को आप देखिए बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सकी, महिलाओं को उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण प्राप्त होगा और समाज के सभी वर्गों का समुचित विकास होगा। और अनुसूचित जाति, आप देखिए अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक इत्यादि वर्गों में जिनकी स्थिति वर्तमान में भी अत्यंत दयनीय है, सार्वभौमिक आय आने से उनकी स्थिति में सुधार होगा और सार्वभौमिक आय गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत को सफल बनाने में सहायक होगी। और वर्तमान में आप देखिए भारत में कुल जीडीपी का लगभग 58% भाग देश के सर्वाधिक धनी 1% व्यक्तियों के पास केंद्रित है। यह स्थिति भारत में व्याप्त असमानता को प्रदर्शित करती है। सार्वभौमिक न्यून आय आने से समानता में वृद्धि है। इस संबंध में आप देखिए एक विद्वान ने कहा था कि क्या कहा था कि किसी भी प्रत्येक के पास ना तो इतने अधिक संसाधन हो और कि वह किसी व्यक्ति को खरीद सके और ना ही कोई व्यक्ति इतना गरीब हो कि वह अपने आप को बेचने को मजबूर हो जाए। न्यूनतम आय की बात हो रही। सार्वभौमिक न्यूनतम आय लागू होने से भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का भी समाधान होगा। नक्सलवाद, आतंकवाद, हत्या, चोरी इत्यादि में गरीबी एवं एक महत्वपूर्ण कारण है और यदि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय प्रदान की जाएगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति आंतरिक आपराधिक घटनाओं की और उन्मुख नहीं होगा और गांधी जी के अहिंसा का सिद्धांत धरातल पर आएगा।
और सार्वभौमिक न्यूनतम आय के लागू होने से जहां अनेक लाभ हैं वह तो वहीं इसके बड़े पैमाने पर समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। वस्तुतः किसी भी लोकतंत्र को तभी सफल माना जा सकता है जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने में सक्षम हो। और भारत में वर्तमान में सार्वभौमिक न्यूनतम आय लागू करना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में भारत में गरीबी निवारण, समाज के वंचित वर्गों के समावेशन हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं का उत्कृष्टतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए ई गवर्नेंस, आधार इत्यादि को लागू करके योजनाओं का वास्तविक लाभ आम नागरिकों को प्रदान किया जाए, जिससे एक समावेशित देश का विकास हो। विचारों को सही क्रम में दें, ये कहा जा रहा है। हाँ, यह आवश्यक है कि भविष्य में भारत में सार्वभौमिक न्यूनतम आय की संकल्पना धरातल पर आ सकती है, किंतु जब तक इसे लागू नहीं किया जा रहा है तब तक सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए। 38 नंबर दिए गए, 125 में से 38 नंबर दिए गए। और दोनों निबंध में आप देखें इन्हें नंबर कितने मिले हैं, ये आप लोग देख लीजिए। इन्हें नंबर दिए गए हैं कितने, 73 नंबर, 73 नंबर दिए गए 250 नंबर में से। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए। और आप लोग, मैं कहता हूं इसी टॉपिक पर आप लोग लिखिए, थोड़ा आप लोग अपने विचार जरूर दिया करिएगा, समझ रहे हैं। आप लोगों को भी निबंध लिखना होगा। धन्यवाद। मेरे लिए कोई भी सवाल हुआ अगर, सुझाव हुआ अगर, जरूर बताया करिएगा आप लोग। धन्यवाद।